गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 20 जुलाई 2021 और हम लोग करने वाले हैं रोज की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं नई जगह पे आया हुआ हूं जयपुर 2 हफ्ते के लिए। अगर थोड़ी सी यहाँ पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, ग्लिच आता है वीडियो में, आप उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लीजिएगा। आई नो आप कर लोगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग कौन कौन सी न्यूज़ करने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे पिगासस स्पाईवेयर के बारे में। वैसे कल भी ये न्यूज़ में था, कल मैम ने आपको डिटेल में इसके बारे में करवाया था, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वायरस ने क्योंकि आजकल धूम मचा रखी है भैया पूरे कंट्री में, मैं तो कहूँगा पूरी कंट्री में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही धूम मचा रखी है। ठीक है, कैसे जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपोजिशन के ऊपर या जिनको वो पसंद नहीं करते हैं उनको सर्विलियंस करती है ना, थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगली बात हम लोग करेंगे क्लाइमेट चेंज और एल्प्स में के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। क्लाइमेट चेंज कैसे एल्प्स माउंटेन को इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे वहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जीएस पेपर 1 में आपका ये जियोग्राफी वाले पोर्शन से कवर हो जाता है और जीएस पेपर 3 में आपका ये इकोलॉजी या एनवायरनमेंट वाले पोर्शन से भी कवर, इसको हम लोग कवर करेंगे। अगली है ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में। इंडिया में ऑक्सफैम रिपोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन बताई हैं। ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या होती है, क्या इसका मुद्दा होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 में। अगली हम लोग बात करेंगे दैट स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट। ये हम सबको पहले से ही पता था कि स्पीडी ट्रायल होता है वो फंडामेंटल राइट का पार्ट होता है। अभी कोर्ट ने इसके बारे में क्या बोला है, थोड़ी सी इस ऑब्जर्वेशन की हम लोग देखेंगे। अगली है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके बारे में पहले भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, पाकिस्तान के इसमें ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। इसके बारे में एक ऑलरेडी एडिटोरियल डिस्कशन भी हो चुका है और एक अलग से सेपरेटली करंट अफेयर के लिए वीडियो भी बनाया जा चुका है चैनल पे, आप उसको जाके भी देख सकते हो। लेकिन फिलहाल रिसेंटली पाकिस्तान ने कुछ बोला है इंडिया के बारे में, थोड़ा इसके बारे में हम लोग दोबारा से रिवाइज करेंगे। देखिए चीज़ों को बार बार रिवाइज करना भी एक अच्छी बात होती है, वो टॉपिक आपके दिमाग में ना ज़्यादा अच्छे से आ जाते हैं, जब चीज़ों का बार बार रिवाइज करते हैं उसको भूलते नहीं हो। अगले हम लोग देखेंगे आज का एडिटोरियल, कोविड का इम्पैक्ट क्या होता है बच्चों के ऊपर, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। जीएस पेपर 1 2 3 भैया जहाँ मर्जी एडजस्ट कर लो, हर जगह पे एडजस्ट हो जाता है इस तरह के टॉपिक, क्योंकि आपकी सोसाइटी को भी इम्पैक्ट करते हैं, आपकी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करते हैं, आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करते हैं, है ना, सोशल जस्टिस वगैरह हर जगह पे इस तरह के टॉपिक एडजस्ट हो जाते हैं। यूपीएससी का जहाँ मन करता है इनको एडजस्ट कर लेता है, बिकॉज बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा बार बार मैं बोलता हूँ कि आप मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को देखा करो, एक एंगल से कभी भी किसी चीज़ को मत देखा करो। बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं, हर डायमेंशन में सोचने की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप लोग जो है एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सको और इंटरव्यू में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे वो पूछते हैं। चलिए देखिए कई सारी न्यूज़ हैं, ये सब पिगासस को लेके ही हैं। पिगासस बोलो पैगासस बोलो, जो जो मन आपका बोल सकते हो, कोई बात नहीं, स्पेलिंग बस ठीक होनी चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत सारी न्यूज़ इसी से रिगार्डिंग है। क्या है ये मामला पूरा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए भैया एक कल मैंने आपको कल भी बताया था परसों कि जिस दिन आपके हाथ में मोबाइल आ जाता है ना, मोबाइल डिवाइस बड़ी खतरनाक डिवाइस है। ठीक है, हालांकि इसने हमारी लाइफ को बहुत इजी कर दिया है विदाउट एनी डाउट, बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन प्राइवेसी की धज्जियां उड़ गई हैं भैया। प्राइवेसी इज़ अ मिथ, कुछ लोग तो बोलते हैं डेमोक्रेसी इज़ अ मिथ, है ना। एनीवेज हम तो प्राइवेसी की बात करेंगे, डेमोक्रेसी के बारे में कभी फिर बात करेंगे। प्राइवेसी इज़ अ मिथ, क्योंकि जब आपके हाथ में मोबाइल आ जाता है, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, आप फेसबुक यूज़ करते हो, आप ये अपनी ईमेल भी पढ़ते हो, आप मैसेज वगैरह भी सेंड करते हो। भैया कौन आपके मैसेज पढ़ रहा है, कौन आपके ईमेल पढ़ रहा है, कौन आपकी प्राइवेट इमेज देख रहा है, यू नेवर नो। आपके मोबाइल में कुछ ऐसा होगा जो आपके हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र रख रहा होगा, वो आपका आपका कैमरा खुद ही ऑन कर देगा और रिकॉर्डिंग भी कर लेगा और उस रिकॉर्डिंग को थर्ड पार्टी को भेज भी देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। इसी तरह के मास सर्विलियंस का जो केस हुआ था, वो आपने स्नोडन का नाम तो सुना होगा, आजकल तो रशिया में रहते हैं, है ना, कि कैसे अमेरिका की सरकार जो है अमेरिका के सिटीजन्स के ऊपर और दुनिया भर के सिटीजन्स के ऊपर मास सर्विलियंस करती है, उनके मैसेज को पढ़ती है, कॉल वगैरह को सुनती है। हालांकि सरकार इसके पीछे ये तर्क देती हैं कि हम लोग टेररिज्म को दूर करने के लिए इसको करते हैं, टेररिज्म को वो सारे टैकल करने के लिए। लेकिन भैया जिस किसी ये ना दो धारी तलवार है ना, ये अच्छे काम के लिए भी यूज़ हो सकती है, ख़राब काम के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो एक न्यूजीलैंड सॉरी इजराइल की कंपनी है जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप। ठीक है, ये क्या करती है, ये स्पाईवेयर बनाती है। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर का मतलब होता है, स्पाई का मतलब होता है जासूस, तो जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर बनाती है। तो ये जासूसी कैसे करते हैं, आपके मोबाइल डिवाइस में ये इंस्टॉल हो जाता है ये सॉफ्टवेयर और आपको पता भी नहीं चलेगा, जिसे कहा जाता है ज़ीरो क्लिक। पहले ये ज़ीरो क्लिक नहीं हुआ करता था, मतलब पहले अगर कोई आपको ईमेल भेजता है, कोई मैसेज भेजता है, तो उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ता था, तब जाके वो इंस्टॉल होता था। लेकिन भैया टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि नाउ इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो क्लिक।
आपको क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके व्हाट्सएप पे एक वीडियो कॉल आएगा, आप उस वीडियो कॉल को अटेंड करो या ना करो, लेकिन वो आपका जो ये स्पाईवेयर है वो चला गया आपके मोबाइल के अंदर। उसके बाद वो हर आपकी इन डिटेल्स, हर चीज़ के रिगार्डिंग आपकी, आपके पासवर्ड्स, आपके पैन कार्ड नंबर, आपके पासवर्ड्स, मतलब आपका बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ जो है वो थर्ड पार्टी को देगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन। अब ये थर्ड पार्टी कौन है? ये होती हैं जी गवर्नमेंट्स, क्योंकि एनएसओ ग्रुप ने जो ये स्पाईवेयर बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स को ही बेचता है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके जैसा, मेरे जैसे लोग 10-20 करोड़ लेके जाएंगे ना, वैसे हमारे पास इतने पैसे हैं भी नहीं, एनीवेज, तो वो हम लोगों को नहीं देंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को बेचती हैं। अब आप बोलोगे सर गवर्नमेंट एजेंसी को क्या ज़रूरत पड़ी है? देखिए, गवर्नमेंट एजेंसी इसलिए खरीदती हैं ताकि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नज़र रख सकें। जिन लोगों के ऊपर सरकार को डाउट होता है कि टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ताकि उनके मोबाइल डिवाइस वगैरह जो है उसको ट्रैक कर सके किससे बात कर रहा है। अब यूज़ तो इसका इसीलिए बनाया गया था, लेकिन सरकार जो है मजे लूटने लगती है। एक बार वो सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद उसको राहुल गांधी की को भी ट्रैप करने लग गई, है ना, प्रशांत किशोर को भी ट्रैक करने लग गई, और जो कुछ जर्नलिस्ट लोग हैं जो पसंद नहीं करते हैं सरकार को, क्वेश्चंस उठाते हैं सरकार के ऊपर, उनको भी करने लग गई। अपने मंत्रियों तक का नहीं छोड़ा, जिनको डाउट होता है ना कि पार्टी वार्टी ना बदल लें। मतलब मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने ऐसा कर रही है या 100% सरकार ने ऐसा किया है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। अपोजिशन पार्टीज ऐसा बोल रही है, और ये सिर्फ इंडिया का केस में नहीं है, ये पूरी दुनिया में हुआ है, अमेरिका में, ब्रिटेन में, हर जगह हुआ है। कहने का मतलब जो है, स्पाईवेयर ये एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है जो आपके मोबाइल को इन्फिल्ट्रेट कर देता है थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। या वो स्पाईवेयर भी कई टाइप का हो सकता है, एडवेयर हो सकता है, ट्रोजन हो सकता है, ट्रैकिंग टू कुकीज़ हो सकती हैं। कई बार होता है ना, जब आप अमेजोन वगैरह ओपन करते हो, गूगल मैप वगैरह ओपन करते हो, तो आपसे पूछते हैं कि अलाउ कुकीज़, तो ये कुकीज़ क्या करती हैं? आपकी जितनी भी मोबाइल की हिस्ट्रीज होती हैं, आपने जो प्रीवियसली सर्च किया 2-3 हफ्ते पहले, वो सबको डाउनलोड कर लेती हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन किसी और को भेज सकती हैं, है ना। हर तरह वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे एडवेयर आपकी हिस्ट्री और डाउनलोड के बेसिस पे आपके पासवर्ड चुरा सकता है ना, उसके बेसिस पे आपको एडवर्टीजमेंट दिखाता है। ट्रोजन क्या होते हैं? वो मलीशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, जो कि लाइक अलग अलग थर्ड पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर वगैरह आपका चुरा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, अलग अलग तरह के स्पाईवेयर होते हैं। तो ये स्पाईवेयर जो है पेगासस, ये भी एक नए तरह का ही है, इट्स अ स्पाईवेयर। गवर्नमेंट हालांकि बिल्कुल डिनाई कर रही है कि हम लोगों ने इसका कोई यूज़ नहीं किया है, लेकिन एक बात तो रखो, गवर्नमेंट ने आउटराइटली ये डिनाई नहीं किया है कि हम लोगों ने पेगासस को खरीदा नहीं था। जब सरकार को ये पूछा गया कि आपने पेगासस को खरीदा है, तो सरकार ने जो है वो क्वेश्चन को ऐसे टाल मटोल टाइप का कर दिया। सरकार ने ये नहीं बोला कि मैंने नहीं खरीदा है, सरकार ने खरीदा है, लेकिन सरकार ने किस किस के ऊपर उसका यूज़ किया है, ये मैटर यहाँ पे क्वेश्चन है ना। बहुत सारे अपोजिशन लीडर, तो मतलब ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर ये सब नहीं होना चाहिए। आप सर्विलियंस नहीं कर सकते हो अपने सिटीजन्स को, और स्पेशली जब वो सर्विलियंस पॉलिटिकल गेन्स के लिए किया जाता है तो डेमोक्रेसी को खतरा है भैया, सीधी सी बात ये है। अभी तो मामला खैर ही आगे जाएगा, थोड़ा देखेंगे हम इसमें क्या रहेगा फ्यूचर में, बट फिलहाल ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा आपको स्पाईवेयर के बारे में पता होना चाहिए, एनएसए ग्रुप जो है कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, किस तरह की चीज़ें काम करती हैं। चलिए, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पहले भी मैं आपको करवा चुका हूँ, है ना। कुछ लोग इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले इसको ग्लोबल वार्मिंग ही यूज़ किया जाता था पूरी दुनिया भर में, लेकिन आजकल 2-3 साल से इसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, इसको अभी हम लोग क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है ना, आप बोलोगे सर एक ही सेम ही चीज़ है। देखो वैसे तो प्रिंसिपल में तो सेम चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। जब हम बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग, तो दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि दुनिया गर्म हो रही है, और जब बोलते हैं क्लाइमेट चेंज तो दिमाग में सिग्नल जाता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जो पर्यावरण है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर। तो दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फर्क है ना, आपके दिमाग में सिग्नल जाने का फर्क है, मतलब एक ही है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है दुनिया गर्म हो रही है, इसका मतलब ये है कि ठंडी कम हो रही है। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें, जहां पे पहले स्नोफॉल 5 इंच होता था, अभी वहां पे स्नोफॉल जो है 7 इंच हो रहा है। मतलब जहां पे पहले ठंडी पड़ती थी वहां पे और ज्यादा ठंडी पड़ने लगी है, जहां पे पहले गर्मी होती थी वहां पे और ज्यादा गर्मी होने लगी है। पहले जहां साल भर में 10 साइक्लोन आते थे वहां पे 15 साइक्लोन आ रहे हैं। उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जस्ट पूरा ग्लोब गर्म हो रहा है ना। तो ग्लोबल गर्म होने की वजह से क्या है, जितनी भी क्लाइमेट एक्टिविटी हो रही थी पहले, अभी वो इंटेंस हो गई हैं,
दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसलिए क्लाइमेट चेंज बोलना ज़्यादा करेक्ट है रादर देन ग्लोबल वार्मिंग। नहीं तो फिर वो कुछ लोग, ट्रंप जैसे लोग उठ के आ जाएंगे, अरे आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे गांव में पहले बर्फ़ नहीं पड़ती थी, वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है। शिमला वाले भी बोलने लगेंगे अभी पहले से ज़्यादा ठंडी है। आपने देखा होगा ना, ठंडी के टाइम में रिपोर्ट्स आती हैं कि पिछले 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया ठंडी का। फिर कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ है ग्लोबल वार्मिंग। तो भैया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज बोली हो आप। अगर पिछले 100 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, चाहे वो रेनफॉल की वजह से हो, चाहे वो स्नोफॉल की वजह से, तो वो भी तो क्लाइमेट चेंज ही हो रहा है ना। जो ये 100 साल पहले नहीं हो रही थी वो आज हो रही हैं। तो दैट इज़ द लिटिल बिट डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कभी करेंगे इसको डिटेल में, कोई इस तरह का टॉपिक आएगा तो मामला यहाँ पे फंसता है, एल्प्स का फंसता है। एल्प्स आपको पता है कहाँ पे है, ये यूरोप के अंदर है, ये माउंटेन चेन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कौन सी माउंटेन चेन है, ये ब्लॉक माउंटेन चेन है या फोल्ड माउंटेन चेन है। ठीक है, दैट इज़ माई क्वेश्चन फॉर यू। मतलब ये हिमालय के जैसी है, ठीक है, या फिर ये ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल आपको दे देता हूँ, रिफ्ट वैली। ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जैसी है या फोल्ड माउंटेन हिमालय जैसी है, आप मुझे इसका आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में। तो मामला यहाँ पे ये निकल के आता है कि जो स्विस एल्प्स हैं, मतलब स्विट्जरलैंड बोलते हैं जिसको, देखिए स्विट्जरलैंड है, तो ये एल्प्स जो स्विट्जरलैंड के अंदर है, यहाँ पे जो है भैया हंड्रेड्स ऑफ ग्लेशियर्स हुआ करते हैं, अभी भी हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ग्लेशियर्स धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं। पिछले 1 साल में ही ओवरऑल ग्लेशियर्स का 2% वॉल्यूम कम हो गया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये स्टडी किसने की, स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्वेटिक साइंस, इसने मिलकर ये स्टडी किया था। बस ये पूरे का पूरा मामला है। थोड़ा बहुत इसने हिस्ट्री के बारे में बता रखा है कि लास्ट टाइम पे क्या था। लास्ट टाइम पे बहुत साल पहले 1850 के आसपास जो है लिटिल आइस एज, और उससे पहले लाखों साल, देखा आइस एज भी आता रहता है ना बार बार। 1850 के लगभग ना एक बहुत छोटा सा आइस एज आया था 20-30 साल का। उस समय पे यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स बने थे, और अभी वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, धीरे धीरे पिघल रहे हैं। और आप देख ही सकते हो हिमालय में भी यही है। यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन हिमालयाज। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार यूपीएससी में आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। डिस्कस द रीजंस फॉर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ठीक है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ, सिंपल से क्वेश्चन भी आ सकता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लेशियर्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं 10 नंबर या 12 नंबर में, तो आप उसको हैंडल करना चाहिए कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन इस तरह के और एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से बनते हैं। तो एक टॉपिक एक जगह तक लिमिटेड मत रखिए। हालांकि टॉपिक ये सिविल एप्स के बारे में है, लेकिन अगर आप क्यूरियस हो जानने के लिए, अगर आप एक सच्चे यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, तो आप इस स्टडी को सिर्फ एल्प्स तक लिमिटेड नहीं रखोगे, आप इस स्टडी को हिमालय तक भी लेके जाओगे, है ना। अगर आप सच्चे एस्पिरेंट हो, अगर सच्चे एस्पिरेंट नहीं हो तो फिर तो आप इस खबर को पढ़ के और चलिए आगे निकल जाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा आपको क्यूरियस भी होना पड़ेगा। जब आप क्यूरियस होते हो ना नई नई चीज़ों को जानने में, तभी आपको नॉलेज मिलता है, तभी आप चीज़ें लर्न करते हो। और यूपीएससी आपसे ही डिमांड करता है। सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं, मैं ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। हमें ज़िंदगी में क्यूरियस होना चाहिए नई नई चीज़ों को जानने में। ठीक है, तो मेरे से प्रॉमिस करो कि आप लोग हिमालयन ग्लेशियर के बारे में भी, इसके बारे में पढ़ोगे। चलिए जी, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है ऑक्सफैम से। ऑक्सफैम क्या है, ये एक यूके बेस्ड एनजीओ है, 1942 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो मेन एम है, जो इसका मोटिव है, वो है दुनिया से गरीबी को दूर करना। इसीलिए ये गरीबी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करता है दुनिया भर में। जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं एशियन कंट्री में, अफ्रीकन कंट्रीज में, उन सबको करता है। तो कई सारी कैटेगरी में जो है ये स्टडी करता है। अभी जो रिसेंट इसने स्टडी की है, उस एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021। और ये जो रिपोर्ट के अंदर इसने जो डेटा लिया है, जो फैक्ट इसने लिए हैं, वो कहाँ से कैलकुलेट किए हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 और 4 नंबर से, और नेशनल सैंपल सर्वे। मतलब इसने खुद कोई सर्वे नहीं किया है, जो सरकारी आंकड़े हैं उनके बेसिस पे ही इसने ऑब्जर्वेशन निकाली है। और ऑब्जर्वेशन निकाली है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब जैसे आप किसी को जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, या किसी के खाते में पेंशन जाती है, उस तरह की उनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, जो सरकार देती है।
है ना। सैनिटेशन से रिगार्डिंग इसने कुछ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन निकालती हैं, हेल्थ केयर से रिगार्डिंग। और देखिए जो इसने ऑब्जर्वेशन निकाली, ऐसा नहीं है कि हमें पहले पता नहीं था, हमें पहले से ही पता था इनके बारे में। बस ये होता क्या है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं थोड़ा सा आपको एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देती हैं, आइडिया हमें पहले से ही होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी के जो कैटेगरीज होती हैं, मतलब जो हायर कास्ट होती हैं बेसिकली, वो दे आर बेटर ऑफ देन द एस सीज एंड एस टीज। हिंदूज आर बेटर ऑफ देन द मुस्लिम्स, मतलब मुस्लिम्स के अंदर ज़्यादा पॉवर्टी है, एससी और एसटीज के अंदर ज़्यादा पॉवर्टी है एज कंपेयर टू जनरल कैटेगरीज, जो कि बिल्कुल सच्ची बात भी है ना। चाहे आप लैंड को देख लीजिए, वो भी ज़्यादातर हायर कास्ट के पास है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब्स देख लीजिए, स्पेशली ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये सारी जो हायर कास्ट के पास है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि हमें पहले से पता नहीं था, है ना, वो सेम ही चीज़ है। और भी इसने कई चीज़ें बोली हैं, जैसे अगर आप बोलो कि जैसे जो बॉटम 20% पॉपुलेशन है इंडिया की और टॉप 20% पॉपुलेशन है इंडिया की, ठीक है, बॉटम और टॉप, उनके बीच में 55.1% का गैप है। उनके पास मतलब ज़्यादा साधन है, ज़्यादा साधन है। और जो अगर आप फीमेल लिटरेसी की बात करो, तो वो मुस्लिम वीमेन में ओनली 64.3% है, हिंदूज में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन इसने कुछ निकाली है। भाई सैनिटेशन का अगर आप बात करो, जैसे घर में टॉयलेट है कि नहीं है, सैनिटेशन वगैरह की बातें करें, तो यहाँ पे भी 65% 7% हाउस होल्ड के पास है अभी, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन एससी कैटेगरी में वही सिर्फ 28.8% पीछे हैं, और एसटी कैटेगरी में और भी ज़्यादा पीछे हैं, समझ रहे हो। मतलब 60, अगर मैं इसको 66% बोलूँ, ओवरऑल 66% है, तो एस में ये लगभग आप जो है 30% के लगभग है, और एस में तो लगभग 20% के आसपास है, समझ रहे हो। तो हर कैटेगरी में एस सी जो हैं वो, जो हायर कास्ट जो हिंदूज़ हैं, जो जनरल कैटेगरीज के हिंदूज़ हैं, उनसे काफ़ी पीछे हैं। और मुस्लिम्स का भी यही हाल है। तो ऑक्सफोम रिपोर्ट का ये मानना है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है जब भी आप एग्ज़ाम में अपने मेंस में आंसर लिखते हो, तो इस तरह की रिपोर्ट्स को आप वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देते हो। अगर पॉवर्टी के रिगार्डिंग, सैनिटेशन के रिगार्डिंग अगर आता है क्वेश्चन, और आते भी हैं, तो आप ऑक्सफोम की रिपोर्ट को वहाँ पे कोट कर सकते हो। और आपके आंसर इतना अच्छा, जब आप भी कोई भी एक जेन्युइन रिपोर्ट को करते हो ना कोट, तो आपके एग्जाम के आंसर के अंदर ना 4 चांद लग जाते हैं, 1-2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसलिए इन रिपोर्ट्स को पढ़ना ज़रूरी होता है, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। और एगोस्टैम रिपोर्ट वैसे भी कई बार न्यूज़ में रहती है, तो इसके बारे में आपको वैसे भी पता होना चाहिए कहाँ पे बेस्ड है। लंदन में बेस्ड है, 1942 में बनी थी, वो सारी की सारी चीज़ें। कभी कभी ये कंट्रोवर्सी में भी रहता है, तो थोड़ा बहुत आपको वो भी देख लेना चाहिए। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, बड़ी बड़ी एनजीओज होते हैं, तो ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम के लिए ना मटेरियल इकट्ठा करते हैं ये लोग, ठीक है। अगला देखते हैं, स्पीडी ट्रायल इज ए फंडामेंटल राइट। देखिए भैया, आपको एक नाम सुना होगा, वो एक फ्रेज आपने सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, है ना, सबने सुना होगा ये। एक और आपको सुना होगा, देखिए मुझे नहीं आपने किसी किसी ने ये सुना होगा, अगर सुना है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सुना है सर, नहीं सुना है तो फिर वो भी बताना। एक होता है कि जस्टिस, ये पहला तो हो गया जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और दूसरा होता है जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। दोनों हैं, मतलब अगर जस्टिस डिले हो गया तो समझ लो जस्टिस डिनाई हो गया, उसको जस्टिस मिला ही नहीं। लेकिन अगर आप जस्टिस में बहुत जल्दबाजी करोगे, तब भी जस्टिस नहीं मिलेगा। दोनों ही खतरनाक है, बहुत जल्दी जस्टिस मिलना भी और बहुत लेट जस्टिस मिलना भी, ठीक है। आप बताना जरा, ये सुना है क्या आपने, क्योंकि ऐसे वगैरह में कोट करने के काम आती है भारी भारी वर्ड इस तरह के। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है, अभी एक मामला फंसता है, वो मामला कहाँ का है, महाराष्ट्र का मामला है। अभी आपने पता होगा कि जो स्टैन स्वामी हैं, उनकी डेथ हो गई थी, है ना, हॉस्पिटल में थे वो, उनको बेल नहीं मिली थी। इसके बारे में डिटेल में करवाया था मैंने आपको, यूएपीए एक्ट और आर्टिकल 124A सेडिशन लॉ, है ना, करवा चुका हूँ आपको मैं। तो इनको बेल नहीं मिली थी। अब ये कौन से मामले में जेल में थे भैया, एक कोरेगांव केस हुआ था, कोरेगांव, ठीक है। उस केस में ये स्टैन स्वामी जो है वो जेल के अंदर थे। महाराष्ट्र में जगह है कि ये कोरेगांव, यहाँ पे भीमा कोरेगांव है, पूरा नाम इस जगह का नाम है भीमा कोरेगांव। यहाँ पे 2018 में क्या हुआ था, वायलेंस हो गया था जी, ठीक है, वायलेंस हो गया था। किस किस के बीच में, दलित कम्युनिटी के बीच में, और जो ना हायर सो कॉल्ड हायर कास्ट के बीच में जो है, इनके बीच में क्लैश हो गया था। क्यों क्लैश हो गया था, क्योंकि 2018, वैसे कोई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, लेकिन कहानी आपको पता होती है तो आपको इशू समझ में आता है ना। 1818 ईस्वी में मराठाओं के बीच में और ब्रिटिश सेना के बीच में लड़ाई हुई थी।
ब्रिटिश सेना के अंदर जितने भी सोल्जर्स थे, मोस्ट ऑफ देम वर दलित्स। और मराठाओं का तो पता ही है, देवर पेशवाज, है ना। एंड मतलब पेशवा के अंडर में ये लड़ाई हुई थी, तो मराठा सोल्जर्स थे। और यहाँ पे जो ब्रिटिश जो आर्मी थी वो जीत गई थी, मतलब उसके अंदर दलित थे। तो दलित्स इसको मानते हैं कि दिस वाज अ बैटल ऑफ दलित्स वर्सेस द मराठास। और दलित इसको जो है सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो अभी क्या था, अभी भैया इसके जब 200 साल पूरे हुए थे तो सेलिब्रेशन था वहाँ पे। और जब ये सेलिब्रेशन वो लोग कर रहे थे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पीसफुली, तो कुछ लोग वहाँ पे घुस गए और लड़ाइयाँ वगैरह करने लगे। तो बस झगड़ा हो गया। उस झगड़े के पूरे मामले में ही स्टैन स्वामी को और कई सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा बोला गया था कि इन लोगों ने काफ़ी भड़काऊ भाषण दिए थे अगेंस्ट हायर क्लास एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वो पूरा मामला था। तो ये लोग अभी कब लगभग 2 साल से जेल में हैं, समझ रहे हो। और इनके ऊपर अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की गई है, समझ रहे हो। मतलब अभी तक ट्रायल शुरू हुआ नहीं है। ट्रायल शुरू होने से पहले ही ये बेचारे 2 साल से जेल में हैं। और ऐसे इंडिया में बहुत सारे केस है जहाँ पे ट्रायल शुरू नहीं होता है और लोग 10-10 साल से जेल के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है, जस्टिस डिलेड हो रहा है ना। तो सरकार पहले तो इनको अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद केस चलाती नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि केस अगर चलेगा तो ये बरी हो जाएंगे, है ना, अक्विटल मिल जाएगा। वो सारी की सारी प्रॉब्लम है। उस पूरे मामले में ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि स्पीडी ट्रायल जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, अंडर आर्टिकल 14, अंडर आर्टिकल 19, अंडर आर्टिकल 21 को ये ज़्यादा एड्रेस करता है, लाइफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, है ना। कि तो स्पीडी ट्रायल अगर आप नहीं करोगे तो इसका मतलब आप फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हो। तो ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम है। तो सरकार का काम है कि वह जल्दी से जल्दी जो है केस को चलाए, ट्रायल करे, और जो भी मामला बनेगा वो जज उसके बाद जो है कोर्ट में डिसाइड होगा। तो ठीक है, ये पूरा एक बड़ा मामला था। आप इसमें कभी कभार एग्जाम्पल इस तरह के दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगला जो मामला फंसता है वो फंसता है पाकिस्तान से। आपको पता ही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो पेरिस में है जी, है ना। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, पेरिस, है ना। तो यहाँ पे है, फ्रांस की कैपिटल है। 2000। तो ये क्या करती है, इसका मेन मुद्दा क्या है, इसका मेन काम होता है कि दुनिया भर में जो पहले ये शुरू किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इसका पूरा काम था मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करना, उसको ऑब्जर्व करना। फिर बाद में इसके अंदर जो है टेररिस्ट फंडिंग को भी जोड़ दिया गया कि ये ऐसी दुनिया में ऐसी कंट्रीज के ऊपर नजर रखती है जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी होती हैं। वो मनी लॉन्ड्रिंग होकर कहाँ जाती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती है फंडिंग के लिए, और बाद में फिर दुनिया भर में वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को उसमें एंगेज होते हैं। तो वो पूरा का पूरा मामला यहाँ पे फंसता है, ठीक है। 2001 के बाद इन्होंने क्या किया, एक एक लिस्ट बनानी शुरू की। मतलब 2002 में प्रपोजल हुआ, 2001 के बाद वो, ठीक है। उस लिस्ट के अंदर इन्होंने क्या किया है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट के अंदर वो कंट्री आती हैं जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग बहुत रैम्पेट लेवल पे होती है, और ये कंट्रीज बार बार बोलने के बावजूद भी उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेती हैं। उनको कहा जाता है ब्लैक लिस्ट। जैसे अगर अभी आपके आज के समय में देखो तो ईरान को इसके अंदर कैटेगरी में रखा गया है, और नॉर्थ कोरिया को, ठीक है, इसके अंदर में रखा गया है। हालांकि कुछ जगह पे ऐसा लिखा गया है कि 2006 के बाद कोई भी कंट्री इसमें नहीं है, लेकिन FATF की वेबसाइट पे जाके मुझे पता लगा कि ईरान को इसके अंदर रखा गया है, ठीक है। दूसरी लिस्ट होती है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट के अंदर भी वो कंट्रीज होती हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं और टेररिस्ट फंडिंग में भी इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन ये कंट्रीज जो है कुछ स्टेप्स उठाती हैं उसके अगेंस्ट में। मतलब ये कहती हैं कि हाँ हम स्टेप उठाएंगे, और थोड़े बहुत स्टेप उठाती भी हैं, लेकिन वो अभी भी हाई रिस्क पे होती हैं। तो इन्हें कहा जाता है हाई रिस्क, जिसके अंदर अभी जैसे पाकिस्तान है, आइसलैंड है ना, म्यांमार है, कंबोडिया है, इस तरह की कई सारी कंट्री जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर अभी भी हैं। अब इसमें मामला ये फंसता है कि जो कंट्री ब्लैक लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में आ जाती है उसके ऊपर IMF या वर्ल्ड बैंक जो है कई सारे सैंक्शंस लगा सकता है, और उनको अगर कभी कभार एड लेना होता है, मदद लेनी होता है IMF वगैरह से, तो मना कर सकते हैं। अब पाकिस्तान का पता ही है आपको, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है क्योंकि इंडिया भी FATF का मेंबर है। और इसके अंदर कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग लगभग 40 रिकमेंडेशन होती हैं, और टेररिस्ट फंडिंग के रिगार्डिंग लगभग 9 रिकमेंडेशंस होती हैं। जो कंट्री इन सारे के सारे रिकमेंडेशन को फॉलो करती हैं वो ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में नहीं होती हैं, और जो इनको फॉलो नहीं करती हैं वो रखा है। तो पाकिस्तान जो है इसके अंदर इन रिकमेंडेशंस को फॉलो नहीं करता है, कुछ रिकमेंडेशंस को फॉलो नहीं करता है। और आपके एक और बात मजे की बता दूं, जो कंट्री ये डिसाइड करती हैं उसके अंदर इंडिया भी है।
तो इंडिया जब उस कमेटी का मेंबर हुआ है तो डेफिनेटली इंडिया तो कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा कि पाकिस्तान को आप व्हाइट लिस्ट में लेके आओ। तो यही पाकिस्तान अभी मामला यहाँ पे ये फंसता है कि जो एस जयशंकर जी हैं, अभी आपको पता है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, अभी बीजेपी के कुछ, अब डेफिनेटली बीजेपी के मेंबर हैं, तो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं की मीटिंग वगैरह हो रही थी। इन्होंने यहाँ पे बोला कि देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख दिया है। ई चिंतन नाम का कोई वर्कशॉप था बीजेपी के वर्करों का, तो ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मामला ये है कि जयशंकर जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया जानबूझ के पाकिस्तान को एफएटीएफ के अंदर रखना चाहता है फॉर द पॉलिटिकल गेन्स। पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर एक्विजिशन लगाया है कि आप एफटीएफ का यूज़ कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म का, ताकि आप पॉलिटिकली माइलेज ले सको ओवर पाकिस्तान। ठीक है, तो बस थोड़ा सा यही मामला था, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एफएटीएफ के बारे में हम लोग पहले भी काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो बार बार उसी लाठी से एक ही सांप को, मरे हुए सांप को पीटने का कोई मतलब नहीं है। बस थोड़ा सा रिवीजन आपका हो जाता है, दैट्स इट। अगली जो मामला देखिए, ये होते हैं क्वेश्चंस मेंस के लिए, है ना, डायरेक्ट मेंस के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं भैया एकदम बिल्कुल। वो है कि क्राइसिस अहेड फॉर लर्निंग लॉस टू द रिजम्पशन। देखिए क्या है ये पूरा मामला, पूरा मामला फंसता है ये आपका कोविड से रिगार्डिंग। कोविड के टाइम में आपको पता है कि स्कूल वगैरह बंद हो गए हैं। अब देखो यार, स्कूल बंद हो गए हैं ना, आप एक मामला, एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि स्कूल बंद हो गए हैं तो बच्चों की लर्निंग के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है। ऊपर से जो गरीब लोग अपने बच्चों को स्कूल में इसीलिए भेजते थे बिकॉज ऑफ मिड डे मील। अब मिड डे मील से तो उनको खाना मिलता था, सिर्फ खाना ही नहीं, न्यूट्रिशन भी मिलता था, न्यूट्रिशियस फूड मिलता था। अब जब आपके बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा तो डेफिनेटली वो ज़्यादा डेवलप करेगा, ग्रो करेगा। तो सिर्फ एजुकेशन ही हैम्पर नहीं हो रही है, बच्चों की हेल्थ भी हैम्पर हो रही है, स्पेशली जो पुअर फैमिलीज हैं, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल में जा नहीं पाते हैं। तो वो पूरे का पूरा यहाँ पे इशू है। तो न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम यहाँ पे है, बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। और वो तो चलिए ठीक है, और सेफ्टी की वजह से हम लोग स्कूल ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ना सरकार अभी बड़ा सा एक ना कन्फ्यूजन में है, क्या करें और क्या ना करें। अगर स्कूल खोलें कि बच्चों को न्यूट्रिशन मिलेगा तो सेफ्टी वाली प्रॉब्लम है, और सेफ्टी की वजह से अगर स्कूल बंद रखें तो यहाँ पे न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम है। तो जो गरीब बच्चे पहले से ही स्कूल में बहुत कम जाते थे, थोड़े बहुत जो जाते थे मिड डे मील को लेके, तो वो भी नहीं जा पा रहे हैं। तो वो पहले ही वो मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं थे, पहले ही वो एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड थे, अब और ज़्यादा हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो मरे हुए इंसान को ना और ज़्यादा मारता है भगवान भी। मतलब कोविड की वजह से कोविड से पहले ही वो बहुत डिसेंटवाजी जिस पोजीशन में थे, कोविड के बाद और ज़्यादा हालत उनकी ख़राब हो गई है। तो सिचुएशन यहाँ पे बड़ी ख़राब है। ठीक है, डिसरप्शन की अगर हम लोग बात करें, रिसेंट हिस्ट्री की अगर आप बात करो, ऐसा कोई भी अभी तक केस नहीं देखा गया है कि 16 महीने तक स्कूल बंद रहे हैं। देखिए, वो वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 को अगर आप छोड़ दो, रिसेंट हिस्ट्री में पिछले 70-80 साल की हिस्ट्री में इतने लंबे समय तक कभी भी स्कूल बंद नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सेफ्टी चाहिए हमें बच्चों की, और जो कि बहुत पैरामाउंट है। सेफ्टी से आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इसका क्या सोल्यूशन निकाला गया? इसका सोल्यूशन निकाला गया ऑनलाइन क्लासेस, कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देंगे। ऑनलाइन क्लासेस में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, वो किया गया है सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चों पे। मतलब प्राइमरी जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत छोटे होते हैं। ज़्यादातर रखा गया जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, है ना। अब इसका इम्पैक्ट गरीबों के ऊपर क्या पड़ा? जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, या जिनके पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, या उनके पास वाईफाई नहीं है, या उनके पास इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है, या फिर वो बहुत रिमोट गांव में रहते हैं जहां पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो उनको तो इस ऑनलाइन क्लासेस का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन बेनिफिट किसको मिल रहा है? जिसके पास डिवाइसेस की एक्सेस है, जिसके पास स्मार्टफोन्स हैं, जिसके पास इंटरनेट है, उनको बेनिफिट मिल रहा है। गरीबों को तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो जो गरीब आदमी पीछे पहले से ही बेचारा बहुत पीछे था, अब वो और ज़्यादा पीछे हो जाएगा। प्रॉब्लम है। ऊपर से प्रॉब्लम ये भी है कि जो ऑनलाइन, अरे भैया हमारी कंट्री में ऑफलाइन ही क्वालिटी नहीं है एजुकेशन की। कितनी सारी स्टडीज ये बताती हैं कि 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 5वीं क्लास के मैथ की प्रॉब्लम भी सोल्व नहीं कर पाता। तो पहले ही हमारे यहाँ पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो है, और ऑनलाइन के में आप क्वालिटी को कैसे इंश्योर करोगे? क्योंकि एक टीचर जो है उसको भी नहीं पता ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं। वो टीचर बेचारा क्या कर रहा है, जो ऑफलाइन में जो किताबें होती थी, जो उसके नोट्स होते थे, उसी को ऑनलाइन चिपका दे रहा है। अरे ऑनलाइन तरीका अलग है, बच्चों से इंटरेक्शन आप अलग तरीके से करिए, उनको समझाने का तरीका अलग होता है। तो टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है ना कैसे ऑनलाइन पढ़ाना है, तो और कैसे मटेरियल उनको प्रोवाइड करना है, कैसे आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन डाल सकते हो, कैसे आप वीडियोस एनिमेशन वो सब ऐड कर सकते हो, टीचर को ये सब थोड़ी पता है।
तो क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है। पहले से ही जो क्वालिटी ख़राब थी अब और ज़्यादा ख़राब हो रही है। न्यूट्रिशन लॉस और लर्निंग लॉस, ये दोनों चीज़ें हुई। नीदरलैंड के अंदर स्टडी की गई और यूएसए के अंदर स्टडी की गई, जहां पे ये पाया गया कि जो छोटे बच्चों के स्कूल बंद होने की वजह से इनकी लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। कोई ये नई चीज़ नहीं है। इंडिया के बारे में देखिए, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, इस फाउंडेशन ने सर्वे किया, रिसर्च किया, इसने ये पाया कि जब से लॉकडाउन हुआ है, मतलब पिछले 16 महीने में 92% बच्चे स्कूलों में जो है किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की एबिलिटी को खो चुके हैं। समझ रहे हो? जैसे मान लो किसी की मदर टंग हिंदी है और वो स्कूल में इंग्लिश पढ़ता है, तो 92% बच्चे इंग्लिश को भूल चुके हैं। अगर वो मराठी पढ़ता है तो मराठी, है ना, कोई भी एक लैंग्वेज का टच बिल्कुल भूल चुके हैं। तो यहाँ पे बड़ी खतरनाक स्टडी है, मतलब खतरनाक ऑब्जर्वेशन है। 82% बच्चे जो है मैथमेटिकल एबिलिटी भूल चुके हैं, मतलब प्लस माइनस गुना भाग करना वो सब भूल चुके हैं 82% बच्चे। तो यहाँ पे बड़ी ये खतरनाक चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है मामला, मामला ये है कि एनरोलमेंट वाली बात है। ठीक है, अब कोविड के बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, स्कूल वगैरह खुल जाएंगे, देखिए 1 साल से तो स्कूल बंद पड़े हैं, मतलब जो बच्चा पहले 4th स्टैंडर्ड में था अभी आप उसको 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन दोगे, क्योंकि 5वीं क्लास वाला तो पूरा साल भर उसका चला गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। जो माइग्रेशन वाले बच्चे हैं, जो माइग्रेंट्स के बच्चे हैं, वो कैसे 6th क्लास में एडमिशन लेंगे? अब कुछ स्कूल में तो क्लासेस, कुछ स्टेट में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, कुछ स्टेट में क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो जो बच्चे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं आप उनको कैसे प्रमोट करोगे, है ना? जो बच्चे स्कूल चेंज करते हैं उनको कैसे प्रमोट करोगे, कैसे इसको प्रॉब्लम को सोल्व करोगे जो उनका 1-1.5 साल का बीच में गैप आ गया है ना? टेक्स्ट बुक जो है उनकी, उसको कैसे आप अपडेट करोगे, वो बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। राइट टू एजुकेशन के तहत भी बहुत, ये राइट टू एजुकेशन के तहत इस प्रॉब्लम को सोल्व किया गया है, लेकिन राइट टू एजुकेशन के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। स्पेशली जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो बात यह है कि कोविड के समय के बाद की जो प्रॉब्लम है वो कैसे सोल्व होंगी। जो 1-1.5 साल का बच्चों के बीच में गैप आ गया है, आप उसको कैसे फुलफिल करोगे, कैसे बच्चों को आप एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर प्रमोट करोगे। देखिए +2 वालों का, 10th वाले स्टैंडर्ड वालों को तो आपने क्राइटेरिया निकाल दिया, लेकिन ये जो बच्चे छोटी क्लास में हैं इनको कैसे प्रमोट करोगे, यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए कुछ सोल्यूशन जो है वो निकाले गए हैं, इंटरनेशनली सोल्यूशन निकाले गए हैं। जैसे कीनिया वगैरह के अंदर उन्होंने क्या किया है, उन बच्चों को ना रिपीट करवा दिया क्लास, मतलब जो बच्चे 4th स्टैंडर्ड में थे लॉकडाउन के बाद वो दोबारा से 4th स्टैंडर्ड दोबारा से करेंगे, है ना? अगली क्लास में प्रमोट करने की बजाय उसी क्लास को रिपीट करवाएंगे। कुछ जगह पे ऐसा देखा गया है इजिप्ट वगैरह के अंदर, जहां पे ड्यूरेशन बढ़ा दी गई है। तो आप जब बच्चों के, जैसे पहले 6 घंटे क्लास होती थी, अभी 8 घंटे क्लास कर दी, संडे को भी बच्चों को छुट्टी मत दीजिए। तो इससे होगा क्या, आप जब बच्चों को ज़्यादा टाइम दोगे तो 1 साल वाला गैप आप जल्दी कवर कर सकते हो, है ना? तो आप टाइम, स्कूल की टाइमिंग बढ़ा सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग बढ़ा सकते हो, संडे को भी क्लास ले सकते हो, तो जो उनका सिलेबस पीछे छूट गया आप उसको कवर कर सकते हो, कैचअप कर सकते हो, है ना? वो यहाँ पे दिक्कत है। एक यहाँ पे सोल्यूशन ये भी निकाला गया है कि आप सिलेबस को कम कर दीजिए, जैसा कि इंडिया में और अमेरिका वगैरह में कई जगह पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ताकि 1 साल की जो चीज़ें हैं वो बच्चा जो है थोड़े समय में भी उसको कवर कर ले, है ना? इंडिया में भी ऐसा किया गया है ना, सिलेबस वगैरह कम किया गया है बच्चों का। या फिर 1-to-1 ट्यूटरिंग कर सकते हो, मतलब बच्चों को स्कूल में बुलाने की बजाय आप 1-to-1 बच्चों से इंटरेक्शन कर सकते हो। इसमें वॉलंटियर लोग जो होते हैं, जैसे कि जो कॉलेज के सीनियर बच्चे हैं या कोई और लोग हैं, वो वॉलंटियरली बच्चों के घर पे जा सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो उनको स्कूल में बुलाने की बजाय, है ना? अगर आप प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हो, अगर आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हो, तो आप उनके घर पे भी जा सकते हो। अब आप बोलोगे सर एक टीचर इतने बच्चों के घर पे कैसे जाएगा, इसलिए मैंने बोला वॉलंटियर, है ना? कुछ ऐसे वॉलंटियर होंगे मोहल्ले में, स्कूल में, सिटी में, कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, आप उनको भी वॉलंटियर करके बच्चों को पढ़ा सकते हो। छोटे बच्चे हैं, कोई पढ़ाना मुश्किल बात है नहीं है ना? या फिर ब्रिज कोर्स आप लेके आओ, जैसे कोई बच्चा 6th क्लास में चला गया है, पहले वो 4th स्टैंडर्ड में था, अब वो 5th क्लास का सिलेबस कैसे पढ़ेगा, इसको बोला जाता है ब्रिज कोर्सेज। तो आप 6th क्लास में उसको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाइए जो 5th वाली क्लास की भी इंक्लूड होती हैं, आप वो भी उसको थोड़ा बहुत कवर करा दीजिए, जिसे कहा जाता है ब्रिज कोर्स। तो ये भी आप शुरू कर सकते हो। तो देखिए कुछ सोल्यूशन तो हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखिए एक अलग एंगल भी है। हम जब बोलते हैं कि स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों को लॉस हुआ है, तो हम किस पे फोकस करते हैं, सिर्फ उनकी लर्निंग पे फोकस करते हैं, जो उनका सिलेबस पे फोकस करते हैं। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट लोगों का ये मानना है कि कोविड की वजह से लर्निंग लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि लर्निंग सिर्फ और सिर्फ किताबों तक लिमिटेड नहीं रहती है।
कोविड की वजह से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है, उनकी लाइफ को लेके कैसे हैंडल करना है, सर्वाइवल को लेके, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, है ना। दुनिया के बारे में उनको समझ में आ गया है कि दुनिया में कैसे, ह्यूमैनिटी के बारे में उनको समझ में आ गया है। तो वैल्यू सीखी है बच्चों ने कोविड के समय में। सिर्फ किताबों से ही लर्निंग नहीं होती है, ये जितना मुश्किल समय आता है ना दोस्तों, आपको कुछ सिखा के जाता है। तो ये कोविड वाला जो मुश्किल समय, इसने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है। और ये जो सिखाया है ना, ये उनके लाइफ लॉन्ग एक लर्निंग है उनके लिए। स्कूल की लर्निंग तो ठीक है, किताबी किताबी ज्ञान है वो तो, लेकिन जिंदगी का ज्ञान उनको कोविड ने दिया है, ऐसा भी मानना है कुछ लोगों का। ठीक है, फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या रहेगा। देखिए अभी जो है सारे जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, वो जल्दी से जल्दी स्कूल को ओपन करने की कोशिश कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता, अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल, के कुछ चेंज होने वाला है। जो चीज़ें पहले चल रही थी वो आगे भी ऐसी ही चलेंगी। सिलेबस आप रिड्यूस कर दोगे, लेकिन मेन फोकस किस पे रहेगा, रोट लर्निंग के ऊपर ही रहेगा। अब लोड लर्निंग वजह से ये रहेगा, जो बच्चे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में थे, जो बैकवर्ड बच्चे थे, जिनके पास साधन नहीं थे, वो बेचारे सिलेबस को कैसे कैचअप करेंगे। जो उन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस की उन्होंने तो कर लिया, तो ये पहले से पीछे छूट गए थे। अभी क्योंकि नया जो रूटीन आएगा उसमें वो कैचअप नहीं कर पाएंगे, तो बेचारे जो है फेल हो जाएंगे या स्कूल ड्रॉप आउट कर देंगे। तो कैचअप वाली समस्या यहाँ पे है ना। गरीब बच्चे जो है पीछे छूट जाएंगे, जिनको घर से सपोर्ट नहीं है। देखिए जिनके बच्चों के माँ बाप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, वो तो फिर भी कहीं ना कहीं कवर कर लेंगे। जिनके बच्चों के माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं है, वो कैसे कवर करेंगे, है ना। ये देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। सोल्यूशन वही निकल के आता है कि कोविड के टाइम में जो है एक नेशनल, बाद में नेशनल रेजुविनेशन प्रोग्राम लेके आने की जरूरत है सरकार को, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ों को भी कवर करना चाहिए। वॉलंटियर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, वो यहाँ पे सामने आ सकते हैं। वॉलंटरली बच्चों को ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं, स्पेशली जो गरीब बच्चे हैं, जो स्लम्स वगैरह में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, है ना। वहाँ पे जाके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो ताकि वो जो पीछे छूट गए थे वो भी जल्दी कैचअप कर लें और दूसरे बच्चों के साथ compete कर सकें। ये भी किया जा सकता है, अमेरिका वगैरह में इसको किया जा रहा है फॉलो अभी। ठीक है, और न्यूट्रिशनल और इमोशनल वेलबींग के बच्चों को भी फोकस किया जाना चाहिए। तो फ्यूचर में जब कोविड-19 के टाइम के बाद, इसके वायरस के बाद में जब सिचुएशन नॉर्मल होगी, तो सरकार को एक नई स्ट्रेटजी यहाँ पे लेके आने की ज़रूरत है, ताकि बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, और जो उनकी पढ़ाई को नुकसान हुआ है वो भी, और इमोशनल सपोर्ट भी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो सके। तो ये पूरे का पूरी जो है यहाँ पे हम लोगों ने केस स्टडी किया है। ये जिस तरह की मैच्योर अंडरस्टैंडिंग आपके मन में होगी ना, तभी आप इंटरव्यू में क्वेश्चंस हैंडल कर सकते हो, और मेंस में तभी आप आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए एडिटोरियल का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होता है, कभी कभी आते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, पर ज़्यादातर वो मेंस के हिसाब से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको डेवलप करता है। मतलब आपका जो व्यू पॉइंट है चीज़ों को लेके, जो आपका सोचने का तरीका है, वो एडिटोरियल से ही चेंज होता है। इसलिए कहते हैं कि एडिटोरियल की एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी ओवरऑल मैच्योरिटी के लिए। और जब आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी ना दोस्तों, तभी आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी बन पाओगे, और तभी इस एग्जाम को क्लियर भी कर पाओगे, क्योंकि ये एग्जाम मैच्योरिटी डिमांड करता है आपसे। चलिए ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।